लोगों के लिए मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व पर मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। उसी श्रृंखला में आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे तानसेन और बाबा अलाउद्दीन खां के बारे में। तानसेन और बाबा अलाउद्दीन खां। बाबा अलाउद्दीन खां को कहते हैं सरोद सम्राट। बाबा अलाउद्दीन खां को क्या कहते हैं? सरोद सम्राट। जबकि तानसेन को संगीत सम्राट कहते हैं, संगीत सम्राट। और इनका संबंध मैहर सतना से है और इनका संबंध ग्वालियर में बेहट क्षेत्र से है। ये अंतर आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या है, इनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, सरोद वादक, इसलिए इनको सरोद सम्राट कहा जाता है। तो पहले हम तानसेन जी के बारे में पढ़ते हैं। तानसेन का जन्म ग्वालियर के निकट बेहट में हुआ था। अब सन के बारे में विवादित है, कई पुस्तकों में अलग अलग सन आती हैं, इसलिए इसकी सन पूछी नहीं जाएगी। और आपको जो भी सन मिलता है आप याद कर लीजिए। सन कभी नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ग्वालियर के निकट बेहट में हुआ था, ग्वालियर के निकट बेहट में। और ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा है। और तानसेन समारोह आप सभी लोग जानते हैं ग्वालियर में आयोजित होता है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन के सम्मान में तानसेन सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसकी शुरुआत भी 1980 में हुई थी। जैसे कालिदास सम्मान की शुरुआत हुई थी, उसी तरह तानसेन सम्मान की शुरुआत भी 1980 में हुई थी। अब बात आती है कि तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे, रामतनु पांडे या तन्ना मिश्रा, रामतनु पांडे या तन्ना मिश्रा, याद रखेंगे, रामतनु पांडे या तन्ना मिश्रा। और इनको मोहम्मद गौस ने अता अली खां कहा था। अता अली खां नाम किसने दिया था? मोहम्मद गौस ने। इनके जन्म के बारे में एक कहानी है कि इनके पिता का नाम है मकरंद पांडे। तो मकरंद पांडे को काफ़ी समय तक कोई संतान नहीं थी। मकरंद पांडे को काफ़ी समय तक कोई संतान नहीं थी। इसी कारण बस उन्होंने मोहम्मद गौस से प्रार्थना की। तो उनके आशीर्वाद स्वरूप तानसेन का जन्म हुआ। तानसेन का जन्म हुआ तो तानसेन बचपन से थोड़ा नटखट थे। कई पशु पक्षियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़ निकाला करते थे और शरारत किया करते थे। एक समय क्या हुआ कि स्वामी हरिदास जो कि वृंदावन के संत थे, घूमने के लिए निकले थे। ज़रा ध्यान से समझना, वृंदावन के संत हरिदास घूमने के लिए निकले थे। तो इन्होंने पेड़ के पीछे छुपकर एक शेर की आवाज़ से उनको डराया। कुछ समय के लिए तो वो डरे, लेकिन लोग बागों ने तानसेन को पकड़ कर उनके समक्ष पेश कर दिया, हरिदास के समक्ष पेश कर दिया। तो हरिदास ने इनके पिता से कहा कि आप अपने बेटे को मुझे दे दें, मैं इसको संगीत सिखाऊंगा। तो हरिदास इनको कहाँ ले गए? वृंदावन ले गए। तो इन्होंने वृंदावन में संगीत शिक्षा हरिदास से ग्रहण की। और हरिदास के एक शिष्य और थे बैजू बावरा। इनका बैजानंद भी नाम मिलता है। बैजू बावरा का नाम बैजानंद मिश्र भी नाम मिलता है। बैजानंद मिश्र बैजू बावरा का नाम। तो बैजू बावरा और तानसेन दोनों के गुरु हरिदास, और इधर मोहम्मद गौस उनके आध्यात्मिक गुरु हो गए, हरिदास हो गए। अब बात आती है ये कि जब ये अपने पिता की बीमारी के बारे में सुनते हैं तो अपने गृहनगर ग्वालियर लौट आते हैं। ये ग्वालियर लौटने के बाद में ये क्या करते हैं कि इनको रीवा के जो राजा होते हैं, रीवा के राजा रामचंद्र देव भी इनको अपने दरबार के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन उससे पहले ये ग्वालियर में रहते हुए क्या करते हैं? ग्वालियर में रहते हैं तो मृगनयनी के यहाँ संगीत सुनने के लिए जाते हैं। तो मृगनयनी की एक दासी होती हैं, मृगनयनी की दासी का नाम है हुसैनी। तो मृगनयनी की दासी से हुसैनी से इन्हें प्रेम हो जाता है। तो मृगनयनी इनकी शादी, तानसेन की शादी हुसैनी से करा देते हैं। तब इनकी 4 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म होता है। तानसेन के कितने? 4 पुत्र 1 पुत्री। तो तानसेन के 4 पुत्रों के नाम है सूरत सेन। आप नोट करते चलिए, सूरत सेन, शरत सेन, सूरत शरत 2 गए, तरंग सेन
और बिलास खां, और क्या नाम हो गया, बिलास खां, क्लियर है। और सरस्वती नाम की इनकी एक बेटी थी सरस्वती, 4 पुत्र और 1 पुत्री। और ये कहा जाता है कि तानसेन को कुछ शिक्षा, संगीत वगैरह की शिक्षा मृगनयनी ने भी दी थी, मृगनयनी, क्लियर है। तो तानसेन की महिला शिक्षिका कौन है, मृगनयनी, ये बात क्लियर है। तन्ना मिश्रा, रामतनु पांडे, वास्तविक नाम मोहम्मद गौस ने इनको अता अली खां कहा था, अता अली खां। अब ये रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में जाते हैं। रामचंद्र देव और अकबर में बहुत अच्छी मित्रता होती है। तो रामचंद्र देव अकबर के लिए किसको पेश करते हैं, अकबर के लिए संगीत के क्षेत्र के लिए, संगीत गायन में अकबर की रुचि रहती है, सुनने में रुचि रहती है, तो तानसेन को गिफ्ट के रूप में अकबर को दे देते हैं। तब अकबर तानसेन को अपने नवरत्नों में सम्मिलित करते हैं और तानसेन के संगीत से काफ़ी प्रभावित होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अकबर के नवरत्नों को हम किस तरह से याद कर सकते हैं। अभी अकबर के नवरत्नों के नाम लिखे हुए हैं, आप ऐसे कहेंगे, खाना खाने बैठे, ठीक है, और भोजन में 2 प्याज मंगवाई, कैसे, खाना खाने बैठे, भोजन में 2 प्याज मंगवाई, बिल कौन भरेंगे, टोडरमल बिल भर देंगे। तो 3 बातें याद हो गई, अब्दुल रहीम खान एक खाना, मुल्ला 2 प्याजा और टोडरमल। अब्दुल रहीम खान एक खाना, मुल्ला 2 प्याजा और टोडरमल। इसके बाद हम कहेंगे बीरबल, अकबर और बीरबल, मतलब अकबर बीरबल के किस्से सुनेंगे, और अबुल फजल और फैजी की पुस्तकें पढ़ेंगे। तानसेन तो आपको याद ही रहेगा कि तानसेन तो दरबार में थे, तो कितने नेम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 नेम याद हो गए। अब 2 बातें याद रखेंगे, तो हम जब इतना सब कुछ कर लेंगे तो थक कर अगर हम सो जाएंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं, हमाम साबुन से नहाएंगे तो हकीम हुकाम, ऐसा लग रहा है कि नहीं, और मानसिंह की तरह हम चमकेंगे, राजा मानसिंह। तो इस तरह से आपको अगर ये कहानी के रूप में आप याद कर लेंगे, स्टोरी के रूप में, तो आपको नवरत्नों के नाम याद हो जाएंगे। कैसे, खाना खाने बैठे, भोजन में प्याज मंगवाई, टोडरमल बिल भरेंगे, अकबर बीरबल की कहानी सुनेंगे, फैजी अबुल फजल की पुस्तकें पढ़ेंगे, तानसेन का संगीत सुनेंगे, सोने के उठने के बाद हम नहाएंगे हमाम साबुन से और मानसिंह की तरह चमकेंगे। तो आपको पूरे नवरत्न याद हो जाएंगे। तो ये अकबर के नवरत्न हैं। अब अकबर के नवरत्नों में आपको मालूम है कि तानसेन भी सम्मिलित हैं। अब बात ये आती है कि सम्राट अकबर ये कहते थे कि मेरे दरबार का सबसे अच्छा गायकों में अगर है तो कौन है, तानसेन। और तानसेन को जो मुकाबले में हरा देगा, मतलब तानसेन का अगर किसी से मुकाबला होता है किसी कारणवश, तो अगर वो व्यक्ति हार गया तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो कई ऐसे संगीतकार थे उस समय के जिनको तानसेन से हारने के बाद मृत्युदंड की सज़ा मिली। लेकिन बाद में एक बार क्या हुआ कि अकबर ने इनसे कहा कि आप राग भैरव सुनाएं। राग भैरव तो इनके जगाने के लिए सुनाया जाता था, अकबर को जगाने के लिए, लेकिन दीपक राग सुनाएं आप। तो दीपक राग से क्या होता था, दीपक भी जल जाता है और काफ़ी गर्मी होती है, जिसको हम दीपक राग कहते हैं। तो तानसेन ने मना किया महाराज से कि दीपक राग से काफ़ी गर्मी होगी। तो कई दरबारी जलने लगे, लेकिन उनके कहने पर इन्होंने सुनाया तो कई दरबारी जलने लगे, तो दरबार खाली हो गया। लेकिन तानसेन दीपक राग में इतने लीन हो गए, तब इनकी बेटी सरस्वती ने क्या बजाया, मेघ राग बजाया, मेघ राग, तब इनकी गर्मी को शांत किया। तो आप देख रहे हैं संगीत में इतनी शक्ति होती है। बाद में चल के तानसेन और बैजू बावरा के बीच संगीत का एक मुकाबला होता है, तो जिसमें बैजू बावरा जीत जाते हैं। तो अब इसमें परिणाम स्वरूप तानसेन को मृत्युदंड की सज़ा मिलना चाहिए,
लेकिन बैजू बावरा ये कहते हैं कि इनको सज़ा ना दी जाए, तो इनको सज़ा नहीं दी गई। तो इस तरह से ये अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख रहे हैं, राग भैरव, राग भैरव ये अकबर को जगाने के लिए, राग मल्हार, दीपक राग, मेघ मल्हार, दरबारी राग, मियाँ की सारंग, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, ये प्रमुख राग थे जो अकबर उस तानसेन की रचनाएं थे। अब तानसेन का मकबरा आप सभी लोग जानते हैं ग्वालियर में है, और मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में है। अब बात ये आई कि इनके पिता ने ये कहा था कि बेटा आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, अपने गुरु के पास रहेंगे। जब ये लौट कर आए तो मोहम्मद गौस के पास काफ़ी समय तक रहे। तो मरने के बाद इन दोनों के मकबरे पास पास में है, गुरु और शिष्य के। हरिदास भी इनके गुरु थे। हरिदास के एक शिष्य और थे, बैजू बावरा या बैजानंद मिश्र। तो ये सारी बातें तानसेन के बारे में हुई। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित होता है। तो इतनी बातें तानसेन के बारे में थी। अब हम बात करते हैं बाबा अलाउद्दीन खां। बाबा अलाउद्दीन खां, या इनको अलाउद्दीन खां कहते हैं अकेला। तो ये सरोद सम्राट हैं। इनको क्या कहते हैं हम? सरोद सम्राट, सरोद सम्राट। ये कहा जाता है कि इनका जन्म ब्रिटिश बंगाल क्षेत्र में, ब्रिटिश बंगाल क्षेत्र में जो बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ। बाद में ये कुछ समय तक बांग्लादेश में शिक्षा ग्रहण की, लेकिन किसी प्रकार से मैहर आ गए। मैहर की माँ के सम्मुख बैठकर इन्होंने संगीत की आराधना की। और इनके गुरु काजिम अली खां, इनके गुरु थे काजिम अली खां। काजिम अली खां से इन्होंने सितार सीखा। काजिम अली खां से सितार सीखा। गुरु काजिम अली खां थे। और ये क्या है? सरोद वादक हैं। मैहर के राजा ब्रजनाथ सिंह ने इन्हें अपने दरबार में रखा। मैहर के राजा ब्रजनाथ सिंह इनसे काफ़ी प्रभावित थे। और इनके प्रमुख शिष्य में पन्ना लाल घोष, कौन थे? पन्ना लाल घोष, जो कि शहनाई वादक हैं। और पंडित रविशंकर, जो कि सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर, और पंडित रविशंकर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ग्रैमी पुरस्कार विजेता पहले भारतीय पंडित रविशंकर। और अगली इम्पोर्टेंट बात है कि पंडित रविशंकर को पहला ग्रैमी पुरस्कार तो मिला। इनकी पुस्तक का नाम है माय म्यूजिक माय लाइफ, माय म्यूजिक माय लाइफ, पंडित रविशंकर की पुस्तक। और सितार वादक निखिल बनर्जी, क्या नाम है? निखिल बनर्जी भी इनके शिष्य थे। कौन? रविशंकर और निखिल बनर्जी, ये दोनों ही सितार वादक हैं। ध्यान रखना, निखिल बनर्जी का नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये भी सितार वादक हैं। निखिल बनर्जी भी, क्या नाम है? निखिल बनर्जी और पंडित रविशंकर दोनों ही सितार वादक हैं। और ये दोनों ही किसके शिष्य हैं? बाबा अलाउद्दीन खां के। आपको ये लग रहा होगा ये नाम आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी चर्चा में नाम है। ये कई बार पूछा गया है, निखिल बनर्जी का नाम भी। और ये क्या है? ध्यान रखना, सितार वादक। सभी लोग रविशंकर को जानते हैं, लेकिन निखिल बनर्जी को कोई नहीं जानता। तो ध्यान रखेंगे कि ये भी अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। और ये क्या थे? ये भी सितार वादक। कौन? निखिल बनर्जी सितार वादक। अलाउद्दीन अली अकबर खां सरोद वादक। अली अकबर खां सरोद वादक भी इनके शिष्य थे। किसके? बाबा अलाउद्दीन का। बाबा अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, बाबा अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पर स्थित है बेटाओ? तो आप कहेंगे मैहर या सतनाम है। मैहर, सतनाम। और इन्हीं के नाम पर 1955 में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, याद रखेंगे। और इनके प्रमुख वाद्य यंत्र थे सुर सितार, चंद्र सारंग, जल तरंग। 1971 में इनको पद्म विभूषण मिला और 1972 में इनकी मृत्यु हो गई।
इतनी बात बाबा अलाउद्दीन खां पर थी। आप याद रखेंगे, बाबा अलाउद्दीन खां सरोद वादक और तानसेन संगीत सम्राट कहलाते हैं। तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। रामचंद्र रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार से अकबर के दरबार में पहुँचे। महिला शिक्षिका मृगनयनी, हरिदास इनके गुरु, मोहम्मद गौस गुरु और इनके बेटे सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन और बिलास खां। क्लियर बेटा। और सरस्वती नाम की इनकी बेटी तन्ना मिश्रा या राम तनु पांडे इनका वास्तविक नाम था। अब आप एक नाम में अक्सर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ये तो लिखा हुआ है राम तनु पांडे और एक है रामचंद्र पांडुरंग। एक रामचंद्र पांडुरंग, आप सभी लोग जानते हैं रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। क्लियर है बेटा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। और तात्या टोपे के बारे में भी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तात्या टोपे का संबंध मध्य प्रदेश से है और इनका समाधि स्थल तात्या टोपे का शिवपुरी में। कहाँ पर है? शिवपुरी में। इनके बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। और अगली इम्पोर्टेंट बात कि तात्या टोपे स्टेडियम अगर पूछा जाएगा, तात्या टोपे स्टेडियम, तो वो कहाँ पर है? भोपाल में। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जब चर्चा हुई थी कुंभ के मेले की, कुंभ का मेला, तो आपको मैंने ये बताया था कि कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन ने की थी। और मैंने ये भी बताया था हर्षवर्धन भी स्वयं एक राइटर थे। हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? बाण भट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? बाण भट्ट। और हर्षवर्धन ने जो रचनाएं की थी, हर्षवर्धन की रचनाएं क्या हैं? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। क्या क्या नाम है? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये हर्षवर्धन की रचनाएं। और हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हर्षवर्धन ने जब कुंभ की शुरुआत तो की है, लेकिन कुंभ का मेला भारत में कितने स्थानों पर और कौन कौन सी नदियों के तट पर लगता है? तो एक तो आप याद रखेंगे उज्जैन, जिसको महाकाल नगरी उज्जैनी या अवंतिका, तो उज्जैन में लगता है क्षिप्रा के तट पर। एक नासिक में गोदावरी के तट पर, नासिक गोदावरी तट। फिर लगता है प्रयाग या इलाहाबाद, प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। फिर अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, फोर्थ, हरिद्वार। हरिद्वार गंगा के संगम पर। तो गंगा एक ऐसी कॉमन रिवर है जो दो स्थानों से जहाँ कुंभ लगता है उन दो स्थानों पर कॉमन है, एक प्रयाग और एक हरिद्वार। और क्षिप्रा उज्जैन में, नासिक गोदावरी के तट पर है, प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर है। और हर्षवर्धन ने प्रयाग में अर्ध कुंभ की शुरुआत की थी। ये सब बातें थी आज के वीडियो की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो का, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह से इसी श्रृंखला में आगे भी और भी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।